अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सैयद फाजिल बुखारी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रईस कासमी और आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। हमने पिछले लेक्चर में जो है इकोनॉमी की डेफिनेशन और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए थे ताकि आप लोगों का जो एक बेस है वो आपकी मजबूत हो, ताकि हम इस टॉपिक को इस सेकंड पार्ट को सही तरीके से समझ सकें। हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी इन पाकिस्तान से। सबसे पहला और सबसे जो बड़ा हमारा मसला है वो हमारा है फिस्कल और ट्रेड डेफिसिट का। कई सालों से हमारा जो ट्रेड है, हमारे जो फाइनेंसेस हैं वो एक बैलेंस में नहीं आ पा रहे। वो उसके कई कॉजेज़ हैं। आप अगर गूगल करेंगे, आप अगर देखेंगे, रिसर्च करेंगे तो आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा। इसकी वजह से हमारा जो बजट है, हमारी जो इकोनॉमी है, उसका जो मेन हिस्सा है वो उसमें चला जाता है और हमारी जो डिलीवर करने के लिए हमारे पास इतना रहता नहीं है जितना हमारे पास आइडियली होना चाहिए। इसकी वजह से जो है हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो रहे हैं। सेकंड हमारा जो इशू है इकोनॉमी के साथ वो है हमारे पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। हम डिसीजन मेकिंग कर नहीं पा रहे। जैसे बड़े स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं या चाइना है, उन्होंने एक इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई। डेंग जियाओपिंग के जो रिफॉर्म्स थे, बड़े मशहूर रिफॉर्म्स हैं, वो उन्होंने इनिशिएट किए और वो 20 सालों तक वो एक डिसीजन मेकिंग जो थी वो परसिस्ट कर रही थी और उनके जो स्टेज बाय स्टेज वो फ्लोरिश भी कर रही थी, जिसकी वजह से चाइना हमें एक जो है एक पैरेलल सुपर पावर के तौर पे मिलता है। लेकिन ये हमारे पास जो डिसीजन मेकिंग पावर है या डिसीजन मेकिंग जो है ओवरऑल हमारे पास पाकिस्तान में लैग कर रही है, जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है इतनी फ्लोरिश नहीं कर पा रही, इतनी बढ़ नहीं पा रही, बल्कि उल्टा वो श्रिंक करती जा रही है डे बाय डे। तीसरा हमारे पास जो मसला तीसरा है वो है होर्डिंग कल्चर का। हमारे लोगों में अक्सर ये इशू पाया जाता है कि वो जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं, माल को अंदर रोक लेते हैं और जो अक्सर ऐसे लोकल यहाँ के जो इंडिजिनस जो ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, वो अकाउंट में पैसे डालने के बजाय अपनी जो इन्वेस्टमेंट है या अपनी जो अर्निंग्स है वो अकाउंट्स में डालने के बजाय वो जो है कहीं ना कहीं पे होल्ड करके छुपा के रख लेते हैं ताकि टैक्स ना देना पड़े। ऐसे इस टाइप की कई होर्डिंग की टाइप्स हैं जो है इकोनॉमी को फ्लोरिश होने से रोकती हैं। उसमें जो है एक पैरासाइट की तरह काम कर रही हैं जो इकोनॉमी को बढ़ने नहीं दे रही और इकोनॉमी में वैसा देखो तो एक मसला बनी हुई है। उसके बाद हमारा जो दूसरा जो हमारा इशू है इकोनॉमी के साथ वो है लैक ऑफ रेगुलेशन का। हमारे पास रेगुलेशन जो मैकेनिज़्म है वो हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम जो रेगुलेशन करते हैं वो 5 साल के बाद कोई भी एक गवर्नमेंट आती है तो वो उसको डीरेगुलेट कर देती है या उसको हटा देती है, सेट असाइड करके जो है वो अपनी रेगुलेशन लाती है। फिर उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट जो जब आती है तो वो ऐसे करती है। अब इस पॉलिटिकल एनिमोसिटी के चक्कर में जो है हमारी जो इकोनॉमी है वो हार्म हो रही है कई सालों से लेकर। उसके बाद हमारा जो दूसरा और जो सबसे बल्कि इन सब में से जो सबसे बड़ा मसला हमारे पास है, हमारे पास जो कर्ज़े हैं वो बहुत ज़्यादा लिए हुए हैं। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2021 जो अभी मई में आया है, इससे पिछले साल जो आया था उसके मुताबिक हमारी कंट्री का जो डेट है वो 70 to 80% ऑफ द GDP है, एक्सक्लूडिंग IMF डेट। मतलब अगर IMF डेट को हटा दें उसके बाद भी हमारा जो है 80% ऑफ द GDP, मतलब हमारे मुल्क की जो पूरी की पूरी जो एक हम अंदाज़ा लगाएं कि पूरे मुल्क में जितनी भी चीज़ें उन लोगों की रकम का 80% जो है हमारे पास कर्ज़ों में जा रहा होता है और 50 to 60% हर बजट जो भी आता है उसमें 50 to 60% सीधा चला जाता है इस डेब्ट की जो किस्त देनी होती है उसमें। तो ये जो है हमारी एक कैंसर की तरह है हमारी इकोनॉमी में, हमारे बजट में, जो हमें जो है इतना अलोकेट नहीं करने दे रही फंड्स को दूसरे डिपार्टमेंट्स में, जो दूसरे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल सर्विसेज में जितना हमें करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड जो है ये हमारे जो इकोनॉमी में है इसमें बड़ा मसले मसाइल क्रिएट किए हुए हैं क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा मुल्क है ऑलमोस्ट वो पूरा का पूरा कर्ज़ों में डूबा हुआ है, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो बढ़ नहीं पा रही है। उसके बाद हमारा जो दूसरा मसला है जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो हर्ट हो रही है वो है करप्शन। अब देखें, करप्शन एक पाकिस्तान इकोनॉमिक सोशल रिव्यू का एक आता है, एक मैगज़ीन आता है जो एक रिसर्च मैगज़ीन है या आप रिसर्च जर्नल कह दें, तो उसके मुताबिक 20 बिलियन एनुअली नुकसान होता है सिर्फ करप्शन की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को। जो जितना एक्यूमुलेशन ऑफ मनी होनी चाहिए ऑन द स्टेट लेवल उतनी हो नहीं पा रही है और उसमें 20 बिलियन लॉसेस हो रहे हैं और 20 बिलियन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं किसी भी एक मुल्क के लिए अगर सिर्फ एक मसले की वजह से हो रहे हो। और ओवरऑल नीचे तक अगर देखें तो ये करप्शन की वजह से और भी बहुत मसले मसाइल हो रहे हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इकोनॉमी को हर्ट हो रहे हैं, उनको बढ़ने से रोक रहे हैं। उसके बाद
दूसरा हमारा जो मसला है वो है हमारे जो सोशल इंडिकेटर्स है। हमारा जो टेररिज्म इंडेक्स में है उसमें हम 7वें नंबर पे हैं, 2020 का टेररिज्म इंडेक्स है। जेंडर इक्वलिटी में हम जो है सेकंड लास्ट नंबर पे हैं। पासपोर्ट इंडेक्स में 108 नंबर पे हैं। ऐसे जितने भी इंडिकेटर्स हम निकाल के देख लें उसमें हम मोरलेस या तो इराक और अफगानिस्तान से सिर्फ आगे हैं, बाकी हम पूरी दुनिया से पीछे हैं। अब ये इंडिकेटर्स तो पूरी दुनिया के आगे हैं ही, सब देख रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी देख रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है हमारी जो एक इमेज बन रही है पूरी दुनिया के आगे, वो एक इंतहाई बुरी इमेज बन रही है, जिसकी वजह से हमारे पास इन्वेस्टर्स आते नहीं हैं, और अगर आते भी हैं तो वो मतलब ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट करते नहीं हैं, और जो है हमारी जो इकोनॉमी है वो बढ़ नहीं पा रही है। ये एक और रीज़न है। उसके बाद हमारा इसी से ही कनेक्टेड है कि जो है हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो हमारी श्रिंक है। अब ये तो हो गए सोशल इंडिकेटर्स और टेररिज्म का मसला हो गया और दूसरे मसाइल हो गए। इसके अलावा भी जैसे एक डेट का मसला हो गया और एक जो है रेगुलेशन का मसला हो गया। प्रोलॉन्ग जो है एक परसिस्टेंट रेगुलेशन नहीं हो पा रही, इसकी वजह से भी हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ नहीं पा रहा है। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब आएगी नहीं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज लगेंगी नहीं, तो यहाँ के जो इकोनॉमी है वो फ्लोरिश नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे उस इकोनॉमी को वो जो अर्निंग्स हैं, वो जो फंड्स हैं, वो जो पैसा है वो मिलेगा नहीं उन्हें, तो इकोनॉमी बढ़ेगी नहीं। उसके बाद हमारा दूसरा एक इशू है वो है अपसर्ज पॉपुलेशन। पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है एनुअली आई गेस 2.83% जो है वो बढ़ती है, और पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो उन लोगों को जो है सेफ्टी और सोशल सिक्योरिटी जो यूटिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करना हमारे लिए बहुत मुश्किल बन जाता है, और ये एक रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। अब लोगों के पास जो है वो खाने को नहीं है, लोगों के पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो इनकी एक्विजिशन के लिए इलीगल रास्ते अपनाते हैं। इलीगल रास्ते अपनाते हैं तो जो है हमारी कंट्री के हालात जो हैं, सोशल सिक्योरिटी जो हमारे पास जो कंडीशंस होती हैं, टेररिज्म बढ़ता है, क्राइम बढ़ता है, स्ट्रीट क्राइम बहुत बढ़ता है, तो ये जो है एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी हर्ट हो रही होती है। उसके बाद हमारा जो एक और इशू है वो है मायोपिक अप्रोच है हमारा। हम जो है एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेके नहीं सोचते। हमने जो है कई मिसालें देखी हैं, ली कुआन यू की मिसाल देखी है सिंगापुर में, उसने ऐसे एक परसिस्टेंट और एक ब्रॉड वे में सोच के अपनी इकोनॉमी को फ्लोरिश किया। हालांकि सिंगापुर में तो इतने नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है, वहाँ पे ना गोल्ड है, ना सिल्वर है, ना ऑयल है, इतने कोई वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है, ना ही वहाँ की जो कैसे कहें कि ट्रेन है या वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ पे एग्रीकल्चर भी इतना खास नहीं होता। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स, यहाँ पे जो है वो सिंगापुर है वो 60 से लेकर अब तक जो है हमें बहुत ज़्यादा फ्लोरिश नज़र आता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं और वो हमसे कहीं ज़्यादा आगे है। वो इसी वजह से है क्योंकि ली कुआन यू ने एक परसिस्टेंट जो है एक अप्रोच रखी, एक जो है मैकेनिज़्म बनाया और उस पर अमल दरामद कराया, जो पाकिस्तान बहुत सालों से, बल्कि डिकेड से लेके वो लेग कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में बहुत बुरे असर पड़ रहे हैं। उसके बाद सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं हमारे कंट्री को, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आती, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं लगती, बल्कि जो इंडिजिनस यहाँ के लोग हैं जिनके पास हैं इतने वसाइल हैं कि वो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगा सकें, वो यहाँ की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर सकें, वो यहाँ पे इतनी खुले दिल से इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारी सिक्योरिटी कंडीशंस है वो ख़राब हैं। अब जिस मुल्क में सिक्योरिटी कंडीशंस ख़राब हों वहाँ पे जो है बाहर से इन्वेस्टर तो आने से रहा, लेकिन हमारे जो यहाँ के नेटिव इन्वेस्टर्स हैं वो भी काम नहीं करते, वो भी जो है इंडस्ट्रीज़ नहीं लगाते, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो स्टैग्नेशन का शिकार हो जाती है। अब ये तो हो गए मसले, लेकिन ये मसले यहाँ तक महदूद नहीं है। ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए है, ताकि आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में आपको अंदाज़ा हो कि जो इकोनॉमी का जो इशू है वो सिर्फ इकोनॉमी तक ही महदूद नहीं है, वो हमारे सोशल, पॉलिटिकल और जो कल्चरल लेवल पे हैं वो मसाइल भी आके जो है वो साथ दे रहे हैं इकोनॉमिक इशूज़ का। उसके बाद देखते हैं कि हमारे जो इम्पैक्ट्स हैं इकोनॉमी के बुरे होने की वजह से वो कौन से हो रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा इम्पैक्ट है वो है पॉवर्टी का। देखें, जहाँ पे अगेन मैं वही बात करूँगा कि जहाँ पे इतने ज़्यादा वसाइल नहीं होंगे, जहाँ पे इतनी रिसोर्सेज नहीं होंगे, जहाँ पे इतनी कॉरपोरेशंस और इतनी डेवलपमेंट नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, वहाँ पे जो है लोगों को उतना प्रोवाइड करने के लिए नहीं होगा। जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होगी नहीं तो वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट के तहत जो है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी नहीं करेंगी, और जो लोग हैं वो डिप्राइव्ड रहेंगे अपनी सहूलियत से और वो पॉवर्टी का शिकार होगी। सिमिलरली
जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं होंगी तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगी। अगर वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉर्पोरेशन लग रही हैं, तो वो लोगों को रिक्रूट करेंगे, वो जो है उनको हायर करेंगे और जो है अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो कोरिलेशन में आ रहे हैं। उसके बाद हमारा दूसरा जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी के ख़राब होने का, वो है हमारी जो हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम है वो हमारा बहुत एक्सेसरबेट कर रहा है और उसकी जो है हालत बहुत ख़राब है। हमारे पास कई ज़्यादा स्कूल बंद पड़े हुए हैं या कई जगह पे स्कूल है ही नहीं। हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं है कि हम जो है टीचर्स को तनख्वाहें दे सकें। अब आप बलूचिस्तान की मिसाल ले लेंगे, बलूचिस्तान में जो है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 से 3 स्कूल्स होते हैं, कहीं कहीं पे वो भी नहीं होते। अगर होते भी हैं तो उनमें से एक आधा चल रहा होता है, एक आधा नहीं चल रहा होता। और एक रिसर्च के मुताबिक जो है बलूचिस्तान की एजुकेशन सिस्टम में इतना बजट ही नहीं है कि वो वहाँ के पूरे जो टीचर्स हैं उनको रिक्रूट करके उनको सैलरीज दे सकें। तो सिमिलरली यही एक हालत है हेल्थ की। अब ये हेल्थ और एजुकेशन जो है एसेंशियल सर्विसेज में आती है, जो कोई भी मुल्क अपने जो है अपनी आवाम को प्रोवाइड कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे ये भी कंडीशन नहीं हो रही है और ऑल ऑफ दिस बिकॉज ऑफ वर्सेंट इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अब उसके बाद ब्रेन ड्रेन का बहुत बड़ा मसला होता है। यहाँ पे लोगों को अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, यहाँ पे अगर लोग आगे पढ़ नहीं पा रहे या आगे पढ़ने के बाद उनको वो इतनी कोई चाम नहीं है, कोई अच्छी जॉब्स नहीं है, तो वो लोग बाहर निकल जाते हैं। अब जो हमारे पास टैलेंटेड लोग हैं, ठीक है, हमारे पास एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, तो वो फ़िल्टर आउट होकर बहुत चंद ही लोग आ जाते हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं या किसी भी एक स्पेसिफिक फील्ड में वो एजुकेशन ले लेके बहुत होशियार होते हैं। अब जो लोग बच जाते हैं वो लोग भी यहाँ पे जॉब्स ना होने की वजह से यहाँ पे रहते नहीं हैं, वो लोग बाहर निकल जाते हैं। उनको बाहर से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, कई स्कॉलरशिप के लिए चले जाते हैं, वर्क परमिट लेके चले जाते हैं, बाहर जाके काम करते हैं, फिर वहाँ पे जो है वो सिटीजनशिप या नेशनलिटी ले लेते हैं। और इसकी वजह से हमारे पाकिस्तान को जो है वो इनडायरेक्ट वे में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसके बाद इन्फ्लेशन, वेरी वेल नोन, जो इन्फ्लेशन है वो इसकी वजह से बढ़ती है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हमें चीज़ें महंगी करनी पड़ेंगी। जहाँ पे अगर इंडस्ट्रीज़ इतनी नहीं है, जो रेडी प्रोडक्ट है वो हमें बाहर से मंगवाना पड़े तो उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा लगती है। अगर यहाँ पे ही हमारे करीब में ही कोई एक इंडस्ट्री लगी हुई हो जहाँ से एक प्रोडक्ट बन के आ रहा हो और जो हमारी डेली यूजेज में हो, तो उसकी जो एक ऐसे कहा जाए कि कंज्यूमर प्राइस है वो बहुत कम होगी कंपैरेटिवली उसके जो प्रोडक्ट जो है वो बाहर से बन के आ रहा हो। तो इसकी वजह से हमारी इन्फ्लेशन में भी राइज आता है। उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे पास बहुत बढ़ती है। आप देख रहे होंगे कि जहाँ पे इकोनॉमिक हालात बुरे होते हैं वहाँ पे प्लंडरिंग के वाक़यात होते हैं। अभी की एक मिसाल है, जब यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इन द एंड ऑफ द सितंबर 2022 लेबनान में कई ज़्यादा वाक़यात हुए, ईरान में कई ज़्यादा वाक़यात हुए, जहाँ पे जो है जिन बंदों के बैंक में अकाउंट्स हैं उनका पैसा पड़ा हुआ है उनको निकालने नहीं दिया जा रहा और फिर वो जो है वेपन्स लेके जा रहे हैं और वहाँ पे जाके बैंक को लूट के अपना ही पैसा निकाल के ला रहे हैं। तो इस किस्म की जो है ये तो एक ग्लिम्स है उसकी। बाकी ऐसे कई ज़्यादा मिसालें हैं जो आप खुद ब्रेनस्टॉर्म करके निकाल सकते हैं जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का इम्पैक्ट होती हैं। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है इम्पैक्ट बनती है वर्सन इकोनॉमी का। उसके बाद रिसीडेड ट्रेड, जहाँ पे इकोनॉमी की कंडीशन ख़राब होती है। देखें एक विशियस साइकिल की तरह है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कई कॉजेज़ वो होते हैं जो इफेक्ट भी बनते हैं, ठीक है, और कई इफेक्ट वो होते हैं जो कॉजेज़ भी बनते हैं। तो ये एक साइकिल होता है। तो अगर ट्रेड कम होगा तो इकोनॉमी की हालत ख़राब होगी और अगर इकोनॉमी की हालत ख़राब होती है तो उसकी वजह से भी हमारा जो ट्रेड है वो और ज़्यादा ख़राब होता है, हमारा जो ट्रेड है वो और ज़्यादा कम होता है, ठीक है। उसके बाद क्लास डिस्क्रिपेंसी हमारे पास बहुत बढ़ती है। अमीर जो है, जिस बंदे के पास ऑलरेडी इतनी ज़्यादा माल और दौलत हो उसको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि चीज़ें महंगी हो रही हैं, सस्ती हो रही है। लेकिन जो गरीब है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो एक हैंड टू माउथ चल रहे हैं जो लोग, उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जहाँ पर महंगाई होती है वो उन लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बद से बदतर होता चला जाता है। इसकी वजह से हमारी जो क्लास डिस्क्रिपेंसी है वो जो है वाइडन होती है, वो और ज़्यादा बढ़ती जाती है। ये इम्पैक्ट्स भी यहाँ तक महदूद नहीं है। आप और रिसर्च करके आप और निकाल सकते हैं और जो है मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है और ज़्यादा इसमें ऐड करें ताकि आपका जो नोट्स हैं या आप ऐसे के लिए नोट्स बना रहे हो या किसी सवाल के लिए नोट्स बना रहे हो तो वो आपके थोड़े हेल्दी नोट्स हों। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन से ऐसे तरीक़ाकार हैं जिनको इस्तेमाल करके या जिनको अमल दरामद करा के हम जो अपनी इकोनॉमी है उसको बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है टैक्स टू जीडीपी रेशियो, उसको इंक्रीज़ करना है।
ठीक है। हमारा जो टैक्स है तकरीबन कोई पिछले साल आएगा 16% था टैक्स टू जीडीपी रेशियो, ठीक है, और दूसरे मुल्कों का जो है 20%, 26%, कहीं कहीं भी 50% भी जाता है। तो उन लोगों के पास जो टैक्स कलेक्शन हो रही है उसकी जीडीपी की तनासब से वो बहुत ज़्यादा होती है, हमारे पास बहुत कम होती है। अगर वो टैक्स की कलेक्शन ज़्यादा हो तो हमारे पास जो है फंड्स एक बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे वे में आ जाएंगे और जो है हम उनकी एलोकेशन भी अच्छे तरीके से कर सकेंगे। अब उसको बेहतर करने के 3 तरीके हैं। एक तो रेगुलेशन हो गई, ठीक है, आप हमारी जो पाकिस्तान की जो एक लार्ज प्रोपोर्शन है वो डीरेगुलेटेड है, वो कहीं पे रेगुलेशन उसकी होती नहीं है। लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, एसएमईज़ हो गई, वो रेगुलेटेड ही नहीं है, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है एफपीआर के पास, तो उनकी टैक्स कलेक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उसकी रेगुलेशन अगर हम करेंगे और जो है हम उनको कंपेल करें कि आप टैक्स दें, तो इस हिसाब से जो है हमारी एक जो टैक्स रिजीम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, हमारी टैक्स कलेक्शन ज़्यादा आएगी, हमारी टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ेगा और हमारे पास जो है फंड ज़्यादा होंगे जिसको हम इस्तेमाल करके अपने मुल्क को बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा है लॉन्ग टर्म पॉलिसी सस्टेनेंस। देखिए मैंने पहले भी मिसाल दी थी डेंग जियाओपिंग की, चाइना की, जिसने 80s में आके जो है एक रिफॉर्म्स लाए थे और वो जो है 2001-2005 तक इवेंट चल रहे थे। तो उन रिफॉर्म्स की वजह से ही चाइना इतना बेहतर हुआ, वरना चाइना में भी फेमाइन आए थे 50s में, पर उन्होंने अपनी एक पॉलिसी सस्टेनेंस रखी जिसकी वजह से चाइना बेहतर हुआ है। सेम ऐसी मिसाल जो है सिंगापुर की भी है, बांग्लादेश की भी है, स्वीडन की भी है। आप ऐसे कई मिसालें देख सकते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिसी सस्टेनेंस की वजह से एक पॉलिसी वो बनाते हैं, उस पर अमल दरामद करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उसको जो है लॉन्ग टर्म चलाते हैं, ठीक है। अब अगर एक पॉलिसी लॉन्ग टर्म चलती है और चलती रहती है और वो ख़राब नहीं होती, तो जो बाहर के इन्वेस्टर हैं वो ज़्यादा उनको अट्रैक्शन मिलती है। वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे जो है एक पॉलिसी चल रही है तो यही चलती रहेगी, यहाँ पे आज और कल में कोई फ़र्क नहीं होगा, तो वो अपना जो है पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बेहतर होती है। उसके बाद हमें जो एसएमईज़ है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, उसके लिए जो है टैक्सेस लो करने चाहिए। देखें अब इससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो ये होगा कि एसएमईज़ अगर हम उन पर टैक्स लो करते हैं तो उनको एक ओपन हैंड मिलेगा और वो खुल के अपना बिजनेस करेंगे, फ्लोरिश होंगे, और जो है जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो भी बढ़ेगी। और दूसरी बात, जो इवेडर्स हैं टैक्स के, अगर हम उन पे लो टैक्स रखते हैं, एसएमईज़ वालों पे, जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उन पे अगर हम लो टैक्स रखते हैं तो वो खुशी खुशी आके रजिस्टर भी करेंगे खुद को, और उसके बाद जो है वो हमारे जो है टैक्स टू जीडीपी रेशियो में भी जो है वो इजाफा करेंगे और उसमें मदद देंगे हमारी। उसके बाद हमारा जो दूसरा है कि प्रायोरिटाइजिंग प्रोग्रेसिव टैक्सेस। अब प्रोग्रेसिव टैक्सेस मैंने आपको पिछले लेक्चर में, जो पिछला पार्ट है इसी इकोनॉमिक के लेक्चर का, तो उसमें हमने डिस्कस किया था जो प्रोग्रेसिव टैक्स रिजीम है हमें उस पर जो है ज़्यादा करना चाहिए, रिग्रेसिव पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिग्रेसिव जो है एक वो तो किसी भी बंदे के लिए जो है किसी को भी देना पड़ता है, ठीक है, लेकिन प्रोग्रेसिव टैक्स जो है वो क्लास बेस होता है, जिसकी जितनी अर्निंग होगी वो उस हिसाब से टैक्स देगा, तो हमें जो है उससे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए। जबकि पाकिस्तान में करंटली जो है रिग्रेसिव टैक्स रिजीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वही ज़्यादा अर्न करके देती है और उसको ही ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है। अगर हम प्रोग्रेसिव टैक्स रिजीम को प्रायोरिटाइज़ करें तो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा जो है बेहतरी होने के चांसेस हैं। उसके बाद जो लॉन्ग स्टैंडिंग मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं, जैसे हमारा एनर्जी का क्राइसिस हो गया, हमारे दूसरे जो जैसे पीआईए खसारे में चल रहा है, रेलवेज़ इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है, जो ये ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो हमें कमा के देते हैं। मतलब ये एजुकेशन और हेल्थ की तरह नहीं है जहाँ पे आप जो है वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि ये वो इदारे हैं जो आपको अर्न करके देते हैं, और ये पास में भी अर्न कर चुके हैं, बहुत हेल्दी अमाउंट वो अर्न करके गवर्नमेंट को देते थे। बट मिसमैनेजमेंट की वजह से जो है ये जो इदारे हैं ये खसारे का शिकार हो गए हैं। ये अर्न करके तो नहीं देते, बल्कि उल्टा हमें जो है इनके ऊपर जो है वो हमें इनके ऊपर जो है देना पड़ता है, हमें जो है इनको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं सब्सिडीज़, जिसकी वजह से ये चल सकें। तो अगर हम इन मैनेजमेंट इश्यूज़ को एक मेटिकुलस वे में अगर हम इनको सोल्व करें तो ये वापस वैसे हो सकते हैं जैसे ये पहले थे, और ये हमें अर्न करके भी देंगे, और ये इंक्लूड होगा और ये इजाफा करेंगे हमारे जो ईयरली बजट है उसमें भी, और स्ट्रेंथन करेंगे हमारी इकोनॉमी को। उसके बाद जो हमारे सीपेक के प्रोजेक्ट्स हैं, अब सीपेक के प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब 9 जो है उसमें जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, जिसमें एक्सपोर्ट जोन्स हैं,
पूरे पाकिस्तान में है, रशाकी है, धाबेजी है, ऐसे 9 एक्सपोर्ट जोन्स हैं और 21 जो हैं पावर प्लांट्स बनने हैं पाकिस्तान में। उसके अलावा ML5 का ट्रैक है और ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। CPEC एक अलग टॉपिक है जिसको आप तैयार करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि CPEC में कितना पोटेंशियल है पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने का। अगर हम ये इंश्योर करें कि पाकिस्तान में जो CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं वो जो है इफ़ेक्टिवली और जो है तेज़ी से वो अगर चल रहे हैं, अपन कंप्लीशन की तरफ पहुंच रहे हैं, तो फिर ये भी इंश्योर हो जाएगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी। उसके बाद जो हमारी पॉलिसीज़ हैं हमें उन्हें स्टेबलाइज करना चाहिए। देखिए काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसी सिर्फ वजह से चले जाते हैं कि यहाँ पे जो पॉलिसीज़ हैं वो स्टेबलाइज नहीं है। यहाँ पे आज एक रेगुलेशन हो रही है, कल एक रेगुलेशन हो रही है, उनको जो है एक अनसर्टेनिटी होती है। अब जिस इलाके में या जिस खत्ते में अनसर्टेनिटी हो वहाँ पे कोई करोड़ों और अरबों डॉलर आके क्यों इन्वेस्ट करेगा। जहाँ पे इसके बरक्स जहाँ पे एक पॉलिसी सस्टेनेंस हो, एक रेगुलेशन हो, उनको पता हो कि जहाँ पे आज ये पॉलिसी चल रही है, ये रेगुलेशन है, ये मैकेनिज़्म है और कल भी यही होगा, साल के बाद भी यही होगा, तो उनको एक ईज़ फील होगी कि वो वहाँ पे आके अपना जो है पैसा वो इन्वेस्ट करे और वहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज़ लगाएं। और अगर ऐसा होता है तो हमारी इकोनॉमी को जो है ये दोबारा बेहतर करेगा। उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैसलाबाद में पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और ये एक समझे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक जो है एक अच्छा प्रोपोर्शन पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता था टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बट जो है आउटडेटेड मशीन्स और दूसरे कई मसाइल की वजह से जो है हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो जो है वर्सन हो गई है, वो डिटीरियोरेट हो गई है और ये सारी की सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब जो है ये ट्रांसफ़र हो रही है बांग्लादेश में। आपको बांग्लादेश का अंदाज़ा होगा, वहाँ पे जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा काम कर रही है, बहुत ज़्यादा अर्न करके दे रही है। लेकिन अगर हम इसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो फैसलाबाद में है, जो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में भी कहीं और जगह पे भी हैं, कराची में है, तो अगर हम इनको ओवरऑल बेहतर करें, हम इनको रिफॉर्म्स लाएँ, हम इनको बेहतर जो है मशीनरी दें, इनको जो है सहूलियात दें ताकि वो फ्लोरिश कर सकें, बरजोन हो, तो जो है इनको ये जो है बेहतर भी होंगी और ये हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगी टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब बस यही टॉपिक से, थैंक यू सो मच।